हाँ वो सब रिएक्शन आपको नहीं पढ़ने, बस केवल जो आपकी बुक में रिएक्शन है नॉर्मल वही पढ़ना है। 12th का सिलेबस हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स का इतना टफ नहीं है। टफ कहाँ पे आएगा? टफ आएगा आपका अल्कोहल फिनॉल्स में, ठीक है, अमाइंस में टफ आ जाएगा। उसमें मैं आपको पूरी एक शीट दूंगा रिएक्शन को कन्वर्ट करने का, कन्वर्जन मेन उसी में से आते हैं। हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स में ज़्यादा कन्वर्जन नहीं आते हैं, मेन कन्वर्जन जो आते हैं वो अल्कोहल फिनॉल ईथर और एक चैप्टर है आपका अमाइंस, उससे ज़्यादा पूछा जाता है। आपको मैं ऐसी शीट दूंगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल वो शीट 365 दिन याद करनी है, ठीक है ना। आपको हमेशा वही याद रखना है कैसे कन्वर्ट होता है, एक चेन बना के दिया है मैंने आपको, मैं ग्रुप पे सेंड भी करूँगा, ठीक है। पिछली बार बच्चों को दिया था मैंने, आपके भी वो बहुत काम आएगी, उसमें कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा आपको। चलिए अभी हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने बताया था कल आपको। न्यूक्लियो मतलब पॉजिटिव, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। फिलिक का मतलब है अफेक्शन, लविंग, न्यूक्लियस लविंग, मतलब कि क्या बोल सकते हो, पॉजिटिव लविंग। पॉजिटिव लविंग कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कहलाएगा? जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। यहाँ पे क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NU ऊपर 2 डॉट या डैश लगा देते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था? S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब वहाँ पे 2 था तो इसलिए बाई मॉलिकुलर, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे यूनिमॉलिकुलर या मोनो भी बोल सकते हो या यूनि बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, यूनिमॉलिकुलर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि S का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब हो गया यूनिमॉलिकुलर। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिकुलर, ठीक है ना। इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको उल्टा पढ़ते हैं, यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोग लिखते कैसा है? लिखते हम लोग उल्टा है और पढ़ते यहाँ से हैं, 1 से पढ़ते हैं, यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए अब यहाँ पे जो रिएक्शंस होते हैं ना, मैंने आप लोगों को बताया था SN2 में जो रिएक्शंस थे वो केवल सिंगल स्टेप रिएक्शन थे और वो सारे के सारे कैसे थे? स्लो रिएक्शन होते थे। एक न्यूक्लियोफाइल आया हमेशा बैक साइड से अटैक करेगा वो, तो उसे बोलते थे हम लोग SN2 रिएक्शन। 2 क्यों बोलते थे? क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है SN2 रिएक्शन में वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो अल्काइल हैलाइड पे और एक तो न्यूक्लियोफाइल पे। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है, एक अल्काइल हैलाइड पे और एक न्यूक्लियोफाइल पे। इतना चीज़ क्लियर है? अब यहाँ पे यूनिमॉलिकुलर बोल रहा है तो इसका मतलब है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन इसका कितना होगा? केवल एक चीज़ पे डिपेंड कर रहा होगा। दिमाग में ये आ रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसी एक चीज़ पे डिपेंड कर रहा होगा और वो न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड होता है। क्लियर ये चीज़? चलिए अब SN2 रिएक्शन में सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रहा था कि भाई एक तरफ से ब्रोमीन बाहर निकल रहा था, दूसरी तरफ से न्यूक्लियोफाइल अंदर जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे 2 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, यहाँ पे 2 स्टेप में रिएक्शन होते हैं। जो स्टेप 1 होता है, पहले लिख लीजिए स्टेप 1। स्टेप 1 जो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का मतलब क्या है? कि जिस कार्बन के ऊपर क्या हो? कैटायन, पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये कैसे? कार्बन तो कोवलेंट बॉन्ड नेचर बनाता है, लेकिन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया? चलिए उसको देखते हैं। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी देखा है? कभी आज तक नहीं देखा होगा, लेकिन आएगा, ठीक है। अभी यहीं पे देखते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई कंपाउंड है,
ठीक है। मान लीजिए आपके पास क्या है ये कि कोई अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। स्टेप 1 में क्या होगा, अच्छा जो भी रिएक्शन होता है ना किसी न किसी मीडियम में होता है, ठीक है ना। मान लीजिए HCl रखा है तो वो अपने आप H+ में नहीं टूट जाएगा, H+ और Cl- में नहीं टूट जाएगा। HCl को जब वाटर में डालोगे तब वो H+ में बन टूटता है और Cl- में टूटता है। तो इसी तरह ये वाला जो मेरे पास अल्काइल हैलाइड है, दिख रहा है आपको, ये वाला जो अल्काइल हैलाइड है वो क्या होगा, इसको जब हम किसी मीडियम में डालते हैं, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए हमें सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कोई मीडियम होता है, लिक्विड मीडियम होता है, जिसमें हम उसको डालते हैं, तब ये क्या करेगा, तब ये X वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ठीक है। ये X वाला बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ से टूटेगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, यहाँ पे ज़रा देखिए C के पास एक R, दूसरा R, तीसरा R, और यहाँ पे देखिए अब होगा क्या, आप लोगों ने 11th में रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा होगा, पढ़ा है रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे इसके ऊपर, X के ऊपर, क्योंकि इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हेलोजन है मेरा ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसके इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो बचेगा क्या इसके ऊपर, प्लस बचेगा, बताइए प्लस बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, क्या हाँ C का यहाँ से रेजोनेंस इफेक्ट जानते हो ना, इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफ़र होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इधर अपनी तरफ इसकी तरफ लेगा, ये X जो है बाहर निकलना चाहता है, तो ये X क्या करेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को भी लेके जाएगा, क्योंकि X जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को भी लेके बाहर की तरफ जाना चाहेगा, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा X माइनस रिएक्शन समझ में आ रहा है आयशा। अच्छा RDS का मतलब है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS का मतलब क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी स्टेप 1 में ही आप रिएक्शन का रेट डिटरमाइन कर सकते हो। क्यों कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये स्लो रिएक्शन होता है। किसी भी स्लो रिएक्शन में मैंने कल ही बताया था कि जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा स्लो रिएक्शन है, तो उसमें आप रेट डिटरमाइन कर सकते हो। लेकिन HCl को अगर मैं वाटर से रिएक्ट करा दूं तब आप रेट डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो वेरी फास्ट रिएक्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन है, ठीक है। समझ गई आशा। चलिए इतना चीज़ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब देखिए ये तो रहा स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 क्या होता है, अब स्टेप 1 में कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, स्टेप नंबर 2 में क्या होता है भाई, स्टेप नंबर 2 में होता है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन, लिख लो ऑन कार्बोकैटायन, ठीक है। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन, दिख रहा है ऐसा आपको बोर्ड क्लियर। अच्छा चलिए, अच्छा अभी ये जो मेरे पास अल्काइल हैलाइड था ना, ये कुछ टेट्राहेड्रल अल्काइल हैलाइड था, टेट्राहेड्रल अल्काइल हैलाइड। टेट्राहेड्रल जानते हो ना सभी लोग, टेट्राहेड्रल अल्काइल हैलाइड सभी लोग जानते हो, टेट्राहेड्रल अल्काइल हैलाइड था। अब क्या होता है, जब ये यहाँ से इसका एक हेलोजन निकल गया बाहर, तो यहाँ पे जिसका शेप जो हो गया ना वो कैसा हो गया, प्लेनर। कैसा शेप हो गया, प्लेनर शेप हो गया।
ठीक है, इसका शेप हो गया प्लेनर। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम? अब देखो यहाँ पे मेरे पास कार्बोकैटायन बन गया है। कार्बोकैटायन के पास क्या होगा, अब एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और ये जो रिएक्शन होता है ना, इट इज़ वेरी फास्ट रिएक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होता है, याद रखना। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे कैटायन है और ये है अनायन Nu-। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये C के पास R लगा हुआ था और यहाँ पे लग जाएगा एक न्यूक्लियोफाइल। दिख रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ, न्यूक्लियोफाइल जो है मतलब नेगेटिव वाला पार्ट जो है वो अटैक करेगा इस पर। बोल रहा हूँ मैं कि नेगेटिव वाला पार्ट जो है न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करेगा इस पर। आवाज़ आ रही है आयशा? अभी भी ब्रेक हो रही है कि अभी क्लियर है? अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक नेगेटिव स्पीशी है, वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगी, यहाँ से बॉन्ड बना लेगी इससे। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो देखो, मैंने जो कार्बन का जो अल्काइल हैलाइड मैंने लिया हुआ था वो कैसा था, वो नॉन कायरल था। ठीक है ना, नॉन कायरल कार्बन था। मैंने कल बताया था आप लोगों को कायरल कार्बन क्या होता है। चलिए देखिए, इतना समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? अब ये रिएक्शन जो होता है फास्ट होता है। मैंने आपको क्या बताया कि मैंने जो आपको कल बताया था कि कायरल कार्बन क्या होता है, हाँ, ऐसा कार्बन जिसके चारों वैलेंसी फुल हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से। ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से फिल हो। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा है, डिफरेंट टाइप्स के हैं क्या? सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स के नहीं हैं। जब सारे के सारे डिफरेंट होंगे तभी कायरल कार्बन होगा। वो एक भी दो भी सेम होगा इसमें तो आप क्या बोलोगे, वो नॉन कायरल कार्बन हुआ। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है किसका, नॉन कायरल कार्बन का। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। यहाँ पे क्या बनता है, दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। चलिए उसको मैं एक दूसरे एग्जांपल समझाता हूँ। इतना नोट कर लिया आपने, कोई दिक्कत से, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं ज़रा। इसी का क्या करते हैं हम लोग, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आगे बढ़े बेटा इसको। चलिए, जैसे मान लीजिए मैंने CH3 होल थ्राइस Cl, ये मैंने ना इसका लिया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? CH3 होल थ्राइस Cl। सॉरी, कार्बन फिर Cl, इसका नाम बताइए क्या होगा? CH3 होल थ्राइस, ये कार्बन लगा हुआ है Cl, मतलब इस वाले कार्बन से इसका स्ट्रक्चर बनाओगे ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह आएगा, CH3 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 और Cl, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर आएगा इसका। क्लियर है? बात समझ में आई आपको? आयशा, आपको समझ में आया? आयशा, क्या नाम होगा इसका?
आप लोग बताइए क्या नाम होगा? हाँ, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन। प्रोपेन प्रोपेन होगा ना? ऐसा आपको समझ में आया? हाँ, फिर से रीजन कर लो। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट चेन कौन सी ली आपने? ये वाली लोगे ना? लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, मेथ एथ प्रॉप। ठीक है, सेकेंड पे लगा हुआ है Cl भी, सेकेंड पे लगा हुआ है मिथाइल भी, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रॉप एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इसको स्ट्रक्चर को मैं डाल देता हूँ, आप समझ जाएंगे अब आप। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या हुआ? क्या ये कायरल कार्बन है? क्या ये कायरल कार्बन है आयशा? कायरल सी, कायरल मैंने बताया था कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसकी उस कार्बन की चारों वैलेंसी क्या होती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से फुलफिल होती है। ठीक है ना? लेकिन ये कायरल कार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन की तीनों वैलेंसी जो हैं वो CH3 से CH3 से CH3 सेम टाइप ऑफ कंपाउंड से फिल है। ठीक है, और यहाँ पे एक Cl लगा है बस। अगर ये चारों डिफरेंट होते तब ये कायरल कार्बन होता। याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, अब देखिए, अब क्या किया मैंने इसमें? स्टेप 1 क्या था? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे ये क्या होगा? वेरी स्लो रिएक्शन। अच्छा, ये H2O के प्रेजेंस में होता है। इसको मैंने पानी में मिलाया हुआ है। ठीक है, इसको मैंने किस में मिलाया हुआ है? पानी में मिलाया हुआ है इस कंपाउंड को। अब यहाँ से क्या होगा? ये Cl का बॉन्ड तोड़ेगा यहाँ से। पानी की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है वाटर में जो कि बॉन्ड को ब्रेक कर देती है आयंस में। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? क्लोरीन टूट के बाहर निकलेगा, क्लोरीन ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा आपको Cl माइनस अलग हो जाएगा। ठीक है, Cl माइनस बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या? यहाँ पे C के साथ CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। दिख रहा है आपको? यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसके पास Cl के पास चला जाएगा और कार्बन के पास क्या रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए, स्टेप 2 मैंने क्या बताया? एडिशन ऑफ स्टेप 2 मैंने बताया कि एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। ठीक है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। अच्छा, राइटिंग समझ में आ रही है? मैं ज़रा टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं लिख देता हूँ? ठीक है, तो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। तो बताइए कार्बोकैटायन क्या है मेरे पास? यही वाला तो है ना? CH3, C के ऊपर CH3, इधर भी CH3 और ये मेरे पास कार्बोकैटायन। अच्छा, अब यहाँ पे आपको पता है न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? कौन? न्यूक्लियोफाइल होगा यहाँ पे वाटर। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? वाटर। वाटर के ऊपर भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं? लोन पेयर के फॉर्म में ऑक्सीजन के ऊपर हैं। लोन पेयर के फॉर्म में ऑक्सीजन के ऊपर बचे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे 2 लोन पेयर बचे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि दिस Cl कैन बी ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल।
एंड दिस H2O इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल। दोनों के पास नेगेटिव चार्जेस हैं, लेकिन हम Cl को क्यों नहीं ले रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता था कि ये Cl भी न्यूक्लियोफाइल बन के इस पर अटैक कर सकता था वापस, लेकिन ये H2O क्यों आ रहा है? ठीक है, ये H2O क्यों आ रहा है? बिकॉज अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि H2O क्या है। यहाँ पे एक नया टर्म सीखने को मिलेगा आपको, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, बिकॉज H2O इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। नहीं, ये बता रहा हूँ क्या मतलब हुआ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, समझ में आया आयशा? हाँ, मैं उसको आगे डिफाइन कर रहा हूँ, पहले रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे Cl भी आगे चल के, जैसे हम लोग उसमें हेलोजनेशन वाले रिएक्शन में नहीं पढ़ते थे कि एक्सेस ऑफ क्लोरीन ले लिया हमने, तो क्लोरीन बार बार रिएक्ट करता जा रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन तो नहीं बार बार रिएक्ट कर रहा है, दूसरे स्टेप में रिएक्ट करना चाहिए था इसको, लेकिन ये रिएक्ट नहीं कर रहा है। रिएक्ट कौन कर रहा है? वाटर। अच्छा, आपको इमेजिन हो रहा है ना कि ये पूरा कंपाउंड CH3 होल थ्राइस C और Cl, ये पूरा होल कंपाउंड जो है वो पानी में मिला हुआ है। ठीक है, पानी की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से ये Cl टूट रहा है। ठीक है, पानी की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से ये Cl टूट रहा है। आप समझ लो, ये बकेट में पड़ा हुआ सॉल्यूशन, पानी की वजह से Cl टूटेगा तो Cl रहेगा तो उस बकेट में ही ना, तो Cl माइनस में टूट गया और ये कार्बोकेटायन फॉर्म कर लिया, दो चीज़ें फॉर्म कर ली। लेकिन ये Cl भी नेगेटिव है और H2O के पास भी लोन पेयर हैं। ठीक है, तो दोनों में से Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो Cl को आना चाहिए था, लेकिन आया कौन? H2O। आया कौन? H2O न्यूक्लियोफाइल बन के आया। ठीक है, H2O न्यूक्लियोफाइल बन के क्यों आया? क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो। ठीक है, अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ये H2O। चलिए, आप समझ गए कि न्यूक्लियोफाइल ये है। न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे? H2O है। चलिए, अब इसको ज़रा अटैक करवाइए इस पे, कार्बोकेटायन पे, तो ये पूरा का पूरा H2O बन के आएगा इधर। ऐसा नहीं हो कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल के आएगा, पूरा का पूरा H2O का मॉलिक्यूल इस पे अटैक करेगा आके। क्लियर है? पूरा का पूरा H2O मॉलिक्यूल इस पे अटैक करेगा आके। चलिए देखिए ज़रा यहाँ पे क्या बनता है। यहाँ पे बनेगा CH3 होल थ्राइस C, और यहाँ पे आ जाएगा O, और यहाँ पे आ जाएगा एक H, यहाँ पे आ जाएगा दूसरा H। दिख रहा है? दिखा आपको? समझ में आया H2O कैसे अटैच हुआ उससे? कोई दिक्कत इसमें? बताइए। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर चुका है। अब ये आपका कंपाउंड तैयार है, ये आपका कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अगर आगे और एक्सेस H2O मिल जाता इसको, और H2O मिल जाता, तो यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन H के ऊपर ट्रांसफ़र होता, ये वाला H इस H को मिल जाता, H3O हो जाता, H3O प्लस हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया कंपाउंड बन जाता आपका CH3 होल थ्राइस COH बन जाता, यहाँ से एक H निकल के H3O बन जाता। ठीक है, लेकिन ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम यहीं तक है। क्लियर है? हाँ, यहाँ से H जो है इलेक्ट्रॉन H प्लस इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ मिल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बन जाता। लेकिन ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना है समझो आप कि आपने न्यूक्लियोफाइल किस तरह बना आपका। हाँ, H2 ही करेगा। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं कि वाई H2O इज़ न्यूक्लियोफाइल ईयर, वाई क्लोरीन इज़ नॉट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, वो क्लोरीन को भी हो सकता था, बकेट में मेरे पास क्लोरीन भी था, लेकिन क्लोरीन अटैक करने नहीं गया, उसके बदले कौन चला गया? H2O चला गया। क्या ये रिएक्शन समझ में आया आपको? पक्का रिएक्शन समझ में आया सबको? आयशा आपको?
ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा दिया है। ठीक, वैसे भी आपके एग्जाम में अगर SN1 SN2 रिएक्शन पूछता भी है ना, तो केवल ऐसे ही मैकेनिज्म पूछता है, कोई रिएक्शन अलग से लिखने को नहीं देगा आपको। चलिए अब मैं बताता हूँ कि क्या होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, पोलर का मतलब होता है टेंडेंसी टू फॉर्म पोल्स। ये सब डेफिनेशन पूछी नहीं जाएगी, बस आपको मतलब पता होना चाहिए इनका क्या होता है। ये रीज़न पूछा जाएगा, वाई H2O इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, गिव रीज़न। ठीक है, इसका रीज़न यही वर्ड है पूरा। ठीक है, मैं नया लिंक भेजता हूँ। ठीक है, इसका रीज़न यही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। प्रोटिक का मतलब क्या होता है, प्रोटिक प्रोटॉन, कुछ आ रहा है दिमाग में, प्रोटिक प्रोटॉन, तो प्रोटिक का मतलब होता है प्रोटॉन, सॉल्वेंट का मतलब आप जानते ही हो। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, ऐसा कंपाउंड हो जो पोलैरिटी, जिसके अंदर पोलैरिटी देखने को मिले, पोल्स देखने को मिले। ठीक है, एक मिनट रुकना। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर का मतलब होता है टेंडेंसी टू फॉर्म पोल्स, ऐसा कंपाउंड जो पोल्स फॉर्म कर सके। क्या Cl- पोल फॉर्म कर रहा है? पोल फॉर्म नहीं कर रहा है, उसके पास तो केवल एक नेगेटिव चार्ज है, बस पोल्स कहाँ फॉर्म कर रहा है। पोल का मतलब होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल प्लस माइनस, ये पोल्स हुए ना, बताइए ये पोल्स हुए। और उस सॉल्वेंट में प्रोटॉन भी होना चाहिए, तो क्या है H+ प्रोटॉन है कि नहीं है, आई बात समझ में। H+ जो है वो उसमें प्रोटॉन भी है और सॉल्वेंट भी होना चाहिए, तो वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, आप जानते हो, एक मीडियम है जहाँ पे रिएक्शन अकर होते हैं। क्लियर है, तो इसलिए वाटर क्या है, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल बनता है। अच्छा, एक रीज़न और है, वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, वाटर एक बहुत अच्छा डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि वो आयंस को तोड़ देता है, आयंस को क्या करता है, तोड़ देता है। तो इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रोलाइट बनते हैं ना हमारे पास, वो सब एक्वस सॉल्यूशन में बनते हैं। कभी ध्यान दीजिए आप, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, वो एक्वस सॉल्यूशन में बनते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर की प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज़ को आयंस में ब्रेक कर देने की। ठीक है, तो उसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। अब वाटर क्या करता है, इस Cl- आयन को चारों तरफ से घेर लेता है। कैसे घेर लेता है, ये H+, इधर H+, इधर ये O, इधर H, इधर H, इधर O, इधर H, इधर H। H के ऊपर होता है सबके प्लस चार्ज, O के ऊपर सबके ऊपर माइनस। तो इस तरह का देखो, चारों तरफ से इसको Cl- को घेर लेता है। Cl के एटम्स को चारों तरफ से H2O क्या करता है, घेर लेता है। तो ये रिएक्ट होने देता ही नहीं है। बाकी वाटर के मॉलिक्यूल्स बचे हुए वो न्यूक्लियोफाइल बन के वहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, आया बात समझ में। तो यही होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर है, किस तरह रोकता है ये भी मैंने आपको बता दिया। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? आयशा, आपको कोई दिक्कत? आयशा, हाँ, कोई दिक्कत है? ठीक है, समझ में आ गया ना ये? चलिए इतना चीज़ क्लियर है आप लोगों को? कुछ चीज़ें इसमें और बतानी है SN1 में। चलिए, मान लीजिए कि मैंने क्या किया, यहाँ पे कायरल कार्बन ले लिया। अभी तक हम नॉन कायरल लेके चल रहे थे, अभी मैंने क्या किया, कायरल कार्बन ले लिया, R1, R2, R3 और यहाँ पे X। ठीक है, R1, R2 और R3, और ऊपर क्या ले लिया मैंने, X ले लिया। कोई दिक्कत से? चलिए, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, कायरल कार्बन है ये। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे स्टेप 1 क्या होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, स्लो
स्लो रिएक्शन होगा, ठीक है। स्लो रिएक्शन में होगा क्या, ये क्या हो जाएगा, एक इधर R1 लग जाएगा, एक इधर R2 और एक इधर R3 लग जाएगा, और ये कार्बोकेटायन फॉर्म कर लिया क्योंकि X यहाँ से बॉन्ड टूट चुका है यहाँ पे, और प्लस क्या फॉर्म कर लेगा, X माइनस कर लेगा, प्लस X माइनस कर लेगा। वैसे H2O की प्रेजेंस में होता है ये, तो HX फॉर्म करना चाहिए, ठीक है ना। H2O के मीडियम में होता है, इस तरह लिखते नहीं है इसको, लेकिन होता H2O के मीडियम में ही है। कोई भी रिएक्शन जो होता है वो पानी में ही किया जाता है, एसिड को पानी में तो मिलाते हैं हम लोग, ठीक है, तो वाटर में ही मिलाते हैं, तो वाटर क्या HX फॉर्म कर लेना चाहिए उसके साथ, ठीक है। लेकिन वो बस लिखते नहीं है हम, ये याद रखिएगा, वो केवल क्या फॉर्म कर रहा है, X माइनस का एक एनायन फॉर्म कर रहा है, कोई दिक्कत इसमें। आगे क्या होगा, स्टेप नंबर 2 बताइए जरा जल्दी से, कर पाए हुए इसको। हाँ, न्यूक्लियोफाइल कैसे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो ऐड होगा, अब यहीं पे सारा खेल है। देखिए यहाँ पे सिस्टम क्या है, जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करना चाहेगा, अब यहाँ पे ये जो मेरे पास ये टेट्राहेड्रल था, ये कैसा था, टेट्राहेड्रल, ये कैसा हो गया, प्लेनर, ठीक है ना। कार्बोकेटायन कैसा है, प्लेनर है। प्लेनर का मतलब समझ रहे हो, प्लेनर ऐसा होगा, इस तरह से कुछ दिखेगा आपको। प्लेन का डायग्राम कुछ इमेजिन हो रहा है, इस तरह एक प्लेन में होगा, ठीक है। आयशा आपको इमेजिन हो पा रहा है, आयशा आपको इमेजिन हो पा रहा है, आयशा हाँ, टेट्राहेड्रल हो जाएगा वो, ठीक है। इस तरह से प्लेनर होगा, और यहाँ पे उसके कुछ ऑर्बिटल होते हैं, इस तरह से दिखता है आपको प्लेनर कार्बन, ठीक है। आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में 11th क्लास में खाई है, आप ज़्यादा डिटेल में मत जाओ 11th क्लास के। अब इतना याद रखो कि प्लेनर कुछ ऐसा दिखता है, प्लेन में होगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल कैसा होता है, ऐसा होता है, निकला होता है, ऊपर भी निकला होता है, नीचे भी पिरामिड निकला होता है, ठीक है, वो हुआ टेट्राहेड्रल। और प्लेनर कैसे हुआ, एक प्लेन पे मान लो कार्बन लगा हुआ है, एक बुक के बीच में कार्बन लगा हुआ है, चारों तरफ क्या है, आर है, ठीक है। ये चीज़ कहने का मतलब है, ये कैसा होता है, प्लेनर होता है। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो 2 टाइप से कर सकता है, या तो आगे से या तो पीछे से, या तो फ्रंट से या तो बैक से। वैसे फ्रंट या बैक से ही करता है, लेकिन उसको दिखाते कैसे स्ट्रक्चर में, टॉप से या बॉटम से, टॉप से या बॉटम से। चलिए ज़रा देखते हैं इसको। ये वाला C है इधर, यहाँ पे मान लीजिए R1, यहाँ पे मान लीजिए R2, यहाँ पे मान लीजिए R3। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है पहले ऊपर से कर रहा है, मान लो कहाँ से कर रहा है, ऊपर से कर रहा है, ठीक है। और प्लस एक और पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाए, नीचे से अटैक करे इस वाले कार्बन को, इस तरह से अटैक करे, ठीक है। आप देखो ऊपर से कर रहा है, इसको स्ट्रक्चर में दिखाने के लिए है। मान लीजिए ये आपके पास पेपर है, ऐसे करके पेपर कैसा दिख रहा है आपको, प्लेन दिख रहा है, प्लेनर है ना, ये बीच में कार्बन है, 3 तरफ आर लगा हुआ है, एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अगर न्यूक्लियोफाइल ने सामने से अटैक किया तो ये वाला स्ट्रक्चर दिखाओगे जो ऊपर से दिख रहा है आपको, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अगर पीछे से अटैक किया तो आपको न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक करता हुआ दिखाई देगा, हैं? ये बताया तो मैंने, इस तरह होगा,
अगर ऊपर से दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर में तो ये हुआ वो फ्रंट से अटैक कर रहा है, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल क्या है, अगर नीचे से अगर इस तरह लगा हुआ है तो वो मान लीजिए वो बैक साइड से। अच्छा ये एक थ्योरी बनाई गई है, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने का डायरेक्शन अलग अलग होता है। जब हम एक्सपेरिमेंट करोगे ना, जब एक्सपेरिमेंटली उसको केमिकल्स को मिलाओगे ना अल्काइल हैलाइड को, तो एक्सपेरिमेंटली आपको वहाँ कुछ और दिखेगा कि न्यूक्लियोफाइल अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करता है। तो एक को हमने क्या कर दिया, एक को हमने बना दिया फ्रंट से करता है, एक को हमने बोल दिया बैक से करता है, अपने समझने के लिए बनाया ये चीज़, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल जो होता है हमेशा अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करेगा। तो दो पॉसिबिलिटी इसमें होती है कि या तो सामने से कर दे या तो बैक से कर दे। दिखाते कैसे हैं, या तो ऊपर से कर दे या तो नीचे से कर दे। क्लियर है ये चीज़? अब कोई दिक्कत इसमें आयशा आपको? और मतलब और है, वैसे तो दोनों ही बनते हैं, ठीक है ना। एक कम बनता है, एक ज़्यादा बनता है, या हो सकता है दोनों 50-50% बने, ठीक है। अभी उसी पे आ रहा हूँ मैं ज़रा। मान लीजिए कि अगर ये आपकी बुक में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 50% कंपाउंड ये बनेगा, 50% कंपाउंड ये बनेगा, ठीक है। 50% कंपाउंड ये वाला बनेगा, 50% कंपाउंड ये वाला बनेगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का रास्ता अलग है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का रास्ता अलग है। 50% ये बनेगा, 50% वो बनेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल जब सामने से अटैक करता है, ठीक है, सामने से अटैक करता है, तो उसको बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं उसको? रिटेंशन। क्लियर है? क्या बोलते हैं उसको? रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है रिटेन्ड। रिटेन्ड मतलब बचा रह गया। सुना ना रिटेन्ड वर्ड? रिटेन्ड का मतलब बचा रह गया, ठीक है ना। तो रिटेन्ड का मतलब है आगे से अटैक कर रहा है, तो मतलब ये रिटेंशन हो गया, रिटेन हो गया, वो बचा रह गया वहीं पे। अगर वो घूम के पीछे से रिएक्ट करता है, अटैक करता है, तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन, बैक साइड से। उसको क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। इन्वर्जन का, इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? उल्टा बोलते हैं ना, इन्वर्टेड इमेज बनती है फिजिक्स में, है ना। तो इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्जन। कोई दिक्कत इसमें? आयशा आपको कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब जब ऐसी कंडीशन आती है कि 50% कंपाउंड ये बने, 50% ये बने, रिटेंशन ऑन इन्वर्जन जब 50-50% होता है, तो इस कॉम्बिनेशन को, इस पूरे इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? रेसेमाइजेशन। रेसेमाइजेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेसेमाइजेशन। रेसेमाइजेशन की कंडीशन क्या है? 50% ये वाला कंपाउंड, 50% ये वाला कंपाउंड, मतलब 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन। क्लियर है? when 50% of retention takes, when 50% of retention and 50% of inversion takes place in SN1 reaction, then the process is known as racemization. लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप याद रखिए, ऐसे ही ऐसी डायग्राम बना लीजिए, याद रखिए, याद रहेगा। चलिए, अब ये आपका इतना सही था SN1 रिएक्शन। इसकी चलिए कैरेक्टरिस्टिक कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है।